ईरान और इजराइल के बीच अचानक से हुए सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया चौंक गई है। कहा तो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की बात किया करते थे और कर रहे थे। और अमेरिका ने भी ईरान पर धरती फाड़ बॉम्ब गिरा दिए थे और कहा अचानक से सीज फायर की घोषणा हो गई। तो आज हम दस्तक में यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ और 12 दिन के इस भीषण युद्ध का परिणाम क्या निकला। क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वाकई तबाह हो गई हैं या फिर ईरान एटॉम बम की सामग्री बचाने में सफल हो गया है। अब ईरान का अगला प्लान खामनेई का क्या होगा, उससे पहले हम दस्तक में आपको 10 बड़े अपडेट्स दिखा देते हैं। पहला, ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि ईरान और इजराइल के बीच हमेशा के लिए युद्ध विराम हो गया है। ये युद्ध विराम हमेशा के लिए है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप आगे बोले हैं इजराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। इजरायली सेना बोली है खतरा अभी टला नहीं है। ये तीसरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो ट्रंप की बात को इजरायली सेना ने यहां पर टाला है। इजरायली सेना बोली है सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। और यही बात ईरान भी कह रहा है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो हम भी करेंगे। खामनेई बोले हैं तानाशाहों की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। और ये स्टैंड खामनेई का शुरू से रहा, वो अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुके। कतर की मध्यस्थता से ईरान इजराइल युद्ध विराम हुआ है, यह भी बड़ी खबर है। और सीज फायर की घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी हैं, मतलब सीज फायर का उसने बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। तो इजराइल की तरफ से बयान आया है ईरान पर बीती रात 100 बॉम्ब हमने गिराए। मतलब ये कल बीती रात की बात है। आज से देखना है क्या होता है। 9वां, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करने की तैयारी कर रहा है और यह कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। 10वां, ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का निरीक्षण भी करेगा। तो दस्तक में इन 10 बड़े अपडेट्स के बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है, क्या दोनों देश अब एक दूसरे पर हमले पूरी तरह से रोक देंगे? ना ही नेतन्याहू और ना ही खामनेई कुछ करेंगे। आखिर इस सीज फायर के पीछे का असली कारण क्या है? क्या ट्रंप है? हम आपको यह बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले के 24 घंटे के अंदर यह सब कुछ हो गया है। और जैसे ही ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करना शुरू किया, उसके बाद सीज फायर का तुरंत ऐलान कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आखिर इस सीज फायर का मतलब है क्या। सीज फायर का हुआ ऐलान, क्या है आगे ईरान का प्लान? क्या खामोश बैठ जाएंगे खामेनेई या इजराइल पर अभी और मारेंगे मिसाइल? ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, इसलिए अमेरिका सीज फायर पर आया। कहां गायब हुआ ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम? अमेरिका इजराइल की नई टेंशन। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का आखिर पूरा सच क्या है? ये इजराइल में सीज फायर के ऐलान के बाद की तबाही की तस्वीरें हैं। ये देखिए कैसे इजराइल के बेरशोबा शहर पर सुबह ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी। ईरान की मिसाइल अटैक से बेरशोबा धुआं हो गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से कई इमारतों के परखच्चे उड़ गए तो काफी गाड़ियां तबाह हो गई। आपको बता दें कि ईरान के हमले में तेल अवीव और आसपास के छोटे शहर जैसे रमात अवीव, रमात गन, हुलन, पटियाम और नेज़ियोना में बर्बादी की बड़ी तस्वीर दिखी। ईरान इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के दौरान एक बड़ा फर्क इजराइल में दिखा। फर्क यह था कि हमास और हिजबुल्लाह से युद्ध के दौरान इजराइल के जो शहर सबसे सुरक्षित माने जाते थे, वो ईरान के साथ युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा तबाह हुए। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं, ईरान ऐसा देश नहीं है जो सरेंडर कर दे। बड़ी बात यह है कि खामेनेई का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान के बाद आता है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की जंग के 12वें दिन 3:32 पर यह ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा,
मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हमला रोकेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। अचानक हुई सीज फायर की इस घोषणा पर दुनिया चौंक जाती है, क्योंकि चंद घंटे पहले ईरान ने कतर में अमीर की एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी, और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि ईरान ने 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि कतर ने कहा है कि 18 मिसाइलें रोक ली गई, जबकि 1 मिसाइल हिट हुई। जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 13 को रोक लिया गया। लेकिन ईरान के इस हमले से भी दुनिया दंग रह गई और इस हमले के चंद घंटे बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। अब सवाल उठने तो लाजमी है, आखिर डील क्या हुई जो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के दावे कर रहे थे, वो अचानक से सीज फायर पर कैसे मान गए? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान के बाद भी इजराइल और ईरान नहीं रुके। ईरान ने इजराइल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया, तो इजराइल ने ईरान की रडार साइट्स पर हमले किए और इसकी पुष्टि खुद इजरायली सेना ने की। अब डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने आकर कहना पड़ा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को सख्त लहजे में डांट भी दिया। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन भी किया और ईरान पर हमले रोकने के लिए कहा। और ट्रंप ने यह भी भरोसा दिलाया कि अब इजराइल ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। अब यह सीज फायर आगे चलेगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि सीज फायर हुआ कैसे। तो सुनिए, ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ 11,000 फीट लंबा रनवे है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े रनवे में से एक है। यहीं से अमेरिका सीरिया, इराक और पहले अफगानिस्तान तक कार्रवाई किया करता था। इराक में बलाद एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। हालांकि इस हमले में भी अमेरिकी या उसके सहयोगी बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन हमलों के बाद सीज फायर का ऐलान तो जरूर हो गया, लेकिन एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ है, वो ये कि क्या अब ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा? क्योंकि खबर ये भी है कि 12 दिन की जंग में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाए। रिपोर्ट ये भी है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यानी 400 किलो यूरेनियम कहीं गायब कर दिया है। दावा यह भी है कि इस 400 किलो के यूरेनियम से 10 परमाणु बम को बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम के हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र से हटा लिया था। इस यूरेनियम को किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। ईरान इसकी मदद से मोलभाव कर सकता है। ये यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान अब अगली परमाणु डील बातचीत के दौरान इस यूरेनियम के लिए बड़ा मोलभाव कर सकता है। एक अनुमान यह भी है कि इस यूरेनियम को ईरान के इस्फहान शहर के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज केंद्र में रखा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिसके लिए जंग छेड़ी वो अधूरी रह गई। सवाल ये भी है कि भले ही अभी ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन क्या परमाणु हथियारों को बचाने और तबाह करने के लिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चलता रहेगा? आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है। क्यों किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर अचानक ऐसे युद्ध विराम कैसे हो सकता है। हम आपको ये बता दें कि खबर यही है कि ट्रंप ने तो सिर्फ सीज फायर का ऐलान किया है, जबकि ईरान इजराइल युद्ध रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कतर ने निभाई है।
कैसे? आइए देखते हैं कैसे ट्रंप के आह्वान के बाद कतर के अमीर ने ईरान को इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत करवाया। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर का पूरा सच क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ चेहरा है, जंग रुकवाने में कतर की भूमिका है। कतर ने क्यों करवाया ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर? अब आगे क्या होगा? ईरान और इजराइल का इरादा क्या है? क्यों ईरान और इजराइल के लोगों के सीजफायर टूटने का डर है? अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर धरती फाड़ बम गिराकर अपना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो सीजफायर के साथ खत्म कर दिया। लेकिन इस सीजफायर के साथ ही सवाल यही है कि क्या इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन रुक गया? क्या इस सीजफायर के साथ ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 खत्म हो गया? भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर हमेशा के लिए हुआ है, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद तुरंत इजराइल के बेशेरबा शहर में जिस तरह से ईरानी मिसाइलें गिरी, वो यही जाहिर करता है कि युद्ध रह रह कर भड़क सकता है। सवाल यह है कि ईरान और इजराइल की कौन सी मजबूरी है कि दोनों ने सीजफायर पर दुनिया के सामने हामी भरी है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने इस बयान से भी पलट गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तख्ता पलट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सब कुछ जल्द से जल्द शांत हो जाए। तख्ता पलट से अशांति फैलती है और हम इतनी अशांति नहीं देखना चाहते। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा था, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। आपको बता दें कि ईरान में ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर पुतिन ने ईरान की खुलकर हिमायत की थी और पुतिन ने ईरान का समर्थन करते हुए सीधे कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर बेवजह हमला किया। इसके अलावा उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी दो टूक बयान दिया। पुतिन ने कहा कि सत्ता परिवर्तन का फैसला ईरान की जनता करेगी, कोई दूसरा देश नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के दबाव में आ गए और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए कतर को बीच में ले आए। हालांकि युद्ध रुकने से हर जगह से जश्न की तस्वीरें भी आई हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सीज फायर हुआ कैसे। ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकने में अहम भूमिका कतर की है। अरब देश कतर की नहीं, अमेरिका की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए ईरान को राजी किया है। ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद भी दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के अमीर से संपर्क साधते हुए उनसे ईरान इजराइल में मध्यस्थता करने को कहा था। उनको ईरान से बात करने का काम ट्रंप की ओर से दिया गया था। इसके बाद कतर के अमीर अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। ऐसे में वो ईरान को भी लड़ाई रोकने के लिए मनाए ताकि ये संघर्ष खत्म हो। इसके तुरंत बाद कतर के अमीर ने ईरानी सरकार से बात की और तेहरान से युद्ध विराम शर्तों के लिए प्रतिबद्धता हासिल करने में सफलता पाई। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने स्वीकार किया कि तेहरान ने कतर की मध्यस्थता में युद्ध विराम को स्वीकार किया है। पूरी दुनिया कई पावर ब्लॉक्स में बटी हुई है, जिसमें रूस है, चीन है और अमेरिका है। ऐसे में कतर एक सॉफ्ट पावर के तौर पर जाना जाता है। कतर की सबसे खास बात यह कि तालिबान का इशू हो, हिजबुल्लाह का इशू हो, हमास का इशू है, सारे मुद्दों को कतर अपने दरवाजे हमेशा खोले रखता है। यही वजह है कि अमेरिका हो, रूस हो या फिर ईरान जैसे और इस समय इजराइल जैसे बड़े देश भी जब बातचीत के लिए जाते हैं तो कतर के दरवाजे ही हमेशा खुले नजर आते हैं। कतर ने ईरान इजराइल युद्ध में मध्यस्थता ऐसे समय में की है जब वो खुद भी इसकी चपेट में आ गया था। आज तक ब्यूरो। युद्ध मतलब तबाही, युद्ध का मतलब ही होता है तबाही जिसमें बेगुनाहों लोगों की जान जाती है।
अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और होता है तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान, जैसे खामनेई को हुआ, नेतन्याहू को हुआ, ईरान और इजराइल को हुआ। तो इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों चला यह युद्ध इसका जीता जागता और ताज़ा उदाहरण है। लेकिन युद्ध से यह भी तय होता है कि इसके बदले में देश ने क्या प्राप्त किया। इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध में इस बात को समझने की जरूरत है, आखिर इन 12 दिनों में किसे क्या मिला। आखिर 12 दिन की इस जंग से किसे क्या मिला? क्या यह जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? अगर हां, तो उसे कितनी कामयाबी मिली? आखिर इजराइल को इस जंग से क्या हासिल हुआ? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ या फिर उसे भारी नुकसान हुआ? ईरान को इस जंग से क्या मिला? ऐसे कई सवाल हैं जो युद्ध विराम के ऐलान के बाद खड़े होते हैं, जिसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल को काफी वक्त से ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का डर सता रहा था और इस जंग की नींव ही इजराइल के इस मकसद के साथ शुरू हुई। 13 जून को इजराइल ने राइजिंग लायन के नाम से सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरान के कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया, जिसे आखिरी झटका अमेरिका की ओर से दिया गया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी B-2 विमानों से बंकर बस्टर के हमलों ने इन परमाणु केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी तहस नहस कर दिया। Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit. अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हुए हैं? क्या ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? कई एक्सपर्ट्स इससे इनकार कर रहे हैं, जिनका दावा है कि ईरान के परमाणु केंद्र को भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि देश अपने परमाणु कार्यक्रम को इजरायल और अमेरिका के हमले में पहुंचे नुकसान का आकलन कर रहा है और इसे ठीक करने की योजना बना रहा है। दावे भले दोनों तरफ से कुछ भी किए जाएं, लेकिन यहां कहीं न कहीं इजरायल सफल होता दिखा है, वहीं ईरान को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। इजरायल ने लड़ाई शुरू होने के एक दिन बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की बात कही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए कि अमेरिका तेहरान से अली खामेनी की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजरायल की तमाम कोशिशों के बावजूद खामेनी सत्ता में बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, खामेनी की अगुवाई में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो झुकने वाले नहीं हैं। फिर इजरायल के शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले हों या फिर कतर में अमेरिकी बेस कैंप पर हमला करने का दम। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कतर से बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया। यह ईरान, गाजा, लेबनान या सीरिया नहीं है जिसे वे कुछ हमलों से बाधित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ईरानी लोग अंत तक खड़े रहेंगे और अपने वैध अधिकारों की रक्षा करेंगे। खामेनी को हटाने में इजरायल और अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। वहीं खामेनी ने साबित कर दिया कि इस बुरे दौर में जनता उसके साथ खड़ी रही। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजरायल पर हमला करने की जुर्रत करना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था।
एक साथ 8 देशों को 6 दिन में हराने वाले इजराइल के शहरों में इस बार ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरपी। तेल अवीव ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। अपने डिफेंस सिस्टम पर दम भरने वाले इजराइल की पोल ईरान के मिसाइलों ने खोल दी। तो वहीं एक संदेश ये भी गया कि इजराइल का सुरक्षा कवच भले ही मजबूत हो, लेकिन यहां सेंध की पूरी गुंजाइश है। इस जंग में एक बार फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, जिसने ईरान के टॉप 13 सैन्य कमांडरों को चुन चुन कर मार गिराया। खौफ का आलम यह था कि जंग के दौरान खामेनी भी कहीं नजर नहीं आए, जिनके छिपे होने को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। ऐसे में मोसाद ने फिर साबित किया कि वो कैसे अपने दुश्मनों के घरों के अंदर तक घुसा हुआ है। वहीं ईरान के सामने चुनौती है कि अपने घर को मोसाद के जासूसों से कैसे बचाया जाए। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।